नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता को लेकर पेंच पर पेंच फंस रहे हैं। अब ईरान ने बता दिया है कि वो क्यों बातचीत अभी तक नहीं कर रहा और बातचीत फेल हुई तो क्या करेगा। वहीं व्हाइट हाउस कह रहा है कि समझौता बस होने ही वाला है, लेकिन इधर ईरान ने भी कड़ा जवाब दे दिया है। और क्या भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस चल सकता है? आखिर यूएन रिपोर्ट क्यों दे रही है चेतावनी? आज के बुलेटिन में बात सिर्फ ईरान इजराइल की नहीं होगी, बात होगी बंगाल चुनाव में मणिपुर से 8 गुना ज्यादा जवान तैनात करने पर भड़की टीएमसी की भी, और उन 20 टन चांदी की सिक्कों को भी जिन्हें आप वैष्णो देवी में श्रद्धा से चढ़ाते हैं, लेकिन वो निकला जहरीला कैंसरकारी मेटल। तो अब जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। व्हाइट हाउस बोला ईरान के साथ समझौता होने वाला है, ईरान का कड़ा जवाब। ईरान बोला धमकियों के दबाव में बातचीत नहीं, बातचीत फेल हुई तो खोलेंगे नए पत्ते। ईरान की चेतावनी, जहाज छोड़ो वरना अंजाम बुरा होगा, पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप बोले ईरान से समझौते के लिए कोई जल्दी नहीं, खराब डील नहीं करेंगे। हंगरी में सत्ता परिवर्तन के बाद नए पीएम की चेतावनी, नेतन्याहू आए तो होंगे गिरफ्तार। अब शुरुआत करते हैं शांति वार्ता पर व्हाइट हाउस और ईरान के बयान से। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका और ईरान के एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका एक बेहतरीन समझौते के बिल्कुल करीब खड़ा है। लेविट ने इस कामयाबी का पूरा श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप के कड़े अंदाज को दिया। उनके मुताबिक ट्रंप की सैन्य कार्रवाई और सख्त तेवरों ने ईरान को झुकाया है। हालांकि ईरान की संसद के स्पीकर अभी भी कड़े तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान धमकियों के साए में कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने चेतावनी दी कि उनके पास युद्ध के मैदान के लिए नए प्लान तैयार हैं, लेकिन व्हाइट हाउस को भरोसा है कि ट्रंप की रणनीति काम कर रही है। लेविट ने साफ कहा कि ट्रंप की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बात नहीं बनी तो राष्ट्रपति सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से नहीं डरेंगे। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि वो धमकियों के दबाव में कोई बातचीत नहीं करेगा। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि तेहरान धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेगा और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत फेल होती है तो ईरान युद्ध के मैदान में अपने नए पत्ते खोलेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी मालवाहक जहाज तुस्का को पकड़े जाने की कड़ी निंदा की। ईरान ने मांग की है कि अमेरिका उसके जहाज, नाविकों, चालक दल और उनके परिवारों को तुरंत रिहा करे। ईरान ने पहले ही इस जहाज को पकड़े जाने का बदला लेने की कसम खाई है। मंगलवार के बयान में विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इस कार्रवाई को बेहद खतरनाक और आपराधिक करार दिया। बयान में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने भी यह साफ कर दिया कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते के लिए जल्दबाजी या दबाव से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि समझौते को लेकर उन पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि समय उनका दुश्मन नहीं है। राष्ट्रपति के मुताबिक सब कुछ बहुत जल्द और आसानी से हो जाएगा। उन्होंने इन खबरों को गलत बताया कि वो किसी तनाव में काम कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी सेना ने समय से पहले जीत हासिल कर ली। लोग कह रहे थे कि ईरान को हराने में 6 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इससे भी कम समय लिया। वो चाहते हैं कि अमेरिका के हक में सबसे बेहतरीन डील ही साइन हो। जल्दबाजी में वो कोई भी कमजोर समझौता करने के पक्ष में नहीं है। जहां ईरान की ओर से लगातार बातचीत न करने की खबरें आ रही हैं, वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए मंगलवार को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंस के साथ ट्रंप के खास सलाहकार भी इस मिशन में होंगे। इस्लामाबाद में होने वाली इस मीटिंग में जंग रोकने के रास्ते तलाशे जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोमवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीज फायर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। अराक्ची ने कहा कि ईरान सभी पहलुओं पर गौर कर रहा है और जल्द ही तय करेगा कि आगे क्या करना है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका की तरफ से की जा रही उकसावे वाली कार्रवाई और सीज फायर का लगातार उल्लंघन कूटनीति के रास्ते में बड़ी बाधा है। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मग्यार ने कहा कि अगर इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू बुडापेस्ट आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। नए पीएम मग्यार का मानना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया है कि हंगरी अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत के नियमों को मानेगा।
इससे पहले हंगरी के पुराने पीएम नेतन्याहू के से काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे। पुरानी सरकार तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत से बाहर निकलने की तैयारी भी कर चुकी थी, लेकिन अब सत्ता बदलते ही हंगरी ने अपनी पुरानी दोस्ती को किनारे कर दिया है। नेतन्याहू पर गजा जंग के दौरान युद्ध अपराधों में शामिल होने का आरोप है। अब अगर वो हंगरी के जमीन पर कदम रखते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना, बल्कि पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस, खबरों का विश्लेषण एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। यूएन की चेतावनी, इजरायल को हथियार सप्लाई, भारत को पड़ेगा भारी। मणिपुर से 8 गुना ज्यादा जवान बंगाल में, टीएमसी नाराज। 700 लोगों की शिकायत, पीएम ने तोड़ी आचार संहिता। ज्ञानेश कुमार बोले, बंगाल में इस बार चुनाव बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत द्वारा इजरायल को हथियार देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। इस रिपोर्ट में गजा को एक बड़ा टॉर्चर कैंप बताया गया है। यूएन एक्सपर्ट फ्रांसिस्का अल्बनीज ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ रहा है। भारत ने जंग के बीच इजरायल को रॉकेट और विस्फोटक भेजे। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कदम भारत को कानूनी मुश्किल में डाल सकता है। इजरायल में हजारों फिलिस्तीनियों को बिना किसी जुर्म के कैद किया गया। वहां बच्चों और बुजुर्गों के साथ जेलों में अमानवीय बर्ताव हो रहा है। अल्बनीज ने चेतावनी दी कि सहयोगी देशों की भी जिम्मेदारी तय होगी। भारत का इतिहास उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने का रहा, लेकिन अब भारत अपने पुराने सिद्धांतों के विपरीत खड़ा नजर आता है। हथियारों की सप्लाई करना सीधे तौर पर युद्ध अपराधों में शामिल होना है। कोर्ट में इन फैसलों के खिलाफ भारत सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। दुनिया देख रही है कि भारत इस संकट में क्या रुख अपनाता है। आम जनता की सहानुभूति फलस्तीन के साथ है, पर नीतियां अलग है। अब भारत को अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी समझनी होगी। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल के वोटरों को डराने के लिए भारी फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार को घेरा। उनका दावा है कि मणिपुर हिंसा के वक्त वहां सिर्फ 29,000 जवान थे, लेकिन बंगाल में पहले चरण के लिए ही 2,40,000 जवान तैनात किए गए। साकेत का कहना है कि बंगाल में मणिपुर से 8 गुना ज्यादा फोर्स भेजी गई है। आरोप है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहां से फोर्स हटाकर बंगाल भेज दी गई है। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य हथियार देखकर लोग डर रहे हैं। टीएमसी के मुताबिक ये सब वोटरों पर दबाव बनाने की एक साजिश है। साकेत गोखले ने कहा कि बीजेपी बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना चाहती है। उन्होंने इससे बंगाल की जनता का अपमान और डराने की कोशिश बताई। 700 से ज्यादा लोगों ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत की है। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। 700 से ज्यादा लोगों ने शिकायत भेजकर आरोप लगाया कि पीएम ने 18 अप्रैल के अपने राष्ट्रीय संबोधन में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। शिकायत में कहा गया कि यह भाषण दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया गया, जो जनता के पैसों से चलते हैं। आरोप है कि इस मंच का इस्तेमाल विपक्ष पर निशाना साधने और राजनीतिक प्रचार के लिए किया गया और ये नियमों के खिलाफ है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान सत्ता में बैठी सरकार को सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए, वरना चुनाव में बराबरी का मौका खत्म हो जाता है। अब मांग की गई है कि चुनाव आयोग तुरंत जांच करे, भाषण की जांच करे और अगर नियम टूटे तो सख्त कार्रवाई हो। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर उस भाषण को पहले से अनुमति मिली थी तो बाकी पार्टियों को भी उतना ही समय दिया जाए, और अगर अनुमति नहीं थी तो इस भाषण को सभी सरकारी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। चुनाव आयोग ने बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले निष्पक्ष वोटिंग का भरोसा दिलाया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में अब बस 2 दिन का समय बचा है। चुनाव आयोग ने वादा किया है कि इस बार चुनाव बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोटिंग पूरी तरह पारदर्शी होगी। इस बार बंगाल में ना तो हिंसा होगी, ना ही किसी को डराया जाएगा। बूथ जाम करने या फर्जी वोट डालने वालों पर आयोग की कड़ी नजर है। सरकारी कर्मचारी भी अब चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बंगाल में 2 चरणों में यानी 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 4 मई को पता चलेगा कि बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। ओडिशा वोटर लिस्ट में फेरबदल, करीब 10 लाख नाम कटे। ओडिशा में नाम कटने पर हंगामा, चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश।
पीएम मोदी के निर्देश पर अजीत डोभाल की रियाद यात्रा, आस्था के साथ खिलवाड़, वैष्णो देवी का चढ़ावा निकला नकली। ओडिशा में करीब 9,80,000 वोटरों के नाम चुनावी लिस्ट से हटा दिए गए, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से राज्य में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने शिकायत की है कि वो जिंदा हैं फिर भी नाम कट गए हैं। आरोप है कि अफसरों ने बिना घर आए ही नाम लिस्ट से हटा दिए। अब चुनाव आयोग ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने आदेश दिया है कि अब हर घर जाकर दोबारा वेरिफिकेशन होगा। बिना नोटिस और पक्की जांच के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। करीब 2 लाख नए आवेदनों को भी जांच के लिए रोक दिया गया है। अफसरों से कहा गया है कि वो हर एक नाम की बारीकी से जांच करें। अगर किसी की मौत हुई है तो परिवार से पूछना जरूरी होगा। फर्जी नामों को हटाने के चक्कर में असली वोटर ना छूट जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। इस पूरी प्रक्रिया से आम जनता में काफी उलझन और चिंता बनी हुई है। अब देखना होगा कि सुधार के बाद लिस्ट में कितने नाम वापस जुड़ते हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर एनएसए अजीत डोभाल अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। रियाद पहुंचते ही डोभाल ने वहां एक बड़े मंत्रियों के साथ लंबी बैठकें की। उन्होंने अपने समकक्ष मुसाद अल एबन से सुरक्षा और शांति पर चर्चा की। इसके साथ ही डोभाल ने सऊदी शाही परिवार के प्रभावशाली शहजादों से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में तेल, ऊर्जा और युद्ध के बढ़ते खतरों पर बात हुई। सऊदी अरब में भारत के पुराने दोस्त सऊद अल सती ने उनका स्वागत किया। दरअसल खाड़ी देशों में जारी जंग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता है। भारत चाहता है कि सऊदी अरब के जरिए इलाके में शांति का रास्ता निकले। वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई 20 टन चांदी असल में जहरीली कैडमियम और घटिया लोहा निकली। हर साल लाखों भक्त अपनी श्रद्धा से चांदी के सिक्के और गहने चढ़ाते हैं, लेकिन जब 20 टन चढ़ावे को सरकारी टकसाल में गलाने भेजा गया तो सच डराने वाला निकला। जांच में पता चला कि इस चांदी में केवल 5 से 6% ही असली चांदी है। बाकी का हिस्सा जहरीला कैडमियम और घटिया लोहे का पाया गया। कैडमियम एक ऐसा खतरनाक मेटल है जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। बोर्ड को उम्मीद थी कि इस चांदी की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, मगर मिलावट की वजह से इसकी असली कीमत सिर्फ 30 करोड़ रुपए ही निकली। बाजार में असली चांदी जहां लाखों में बिकती है, वहीं कैडमियम कौड़ियों के दाम मिलता है। टकसाल ने 1 साल पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार को इसकी जानकारी दे दी, लेकिन इतने बड़े घोटाले पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार, मिलते हैं दोपहर 2 बजे नए बुलेटिन के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.